हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित शिवराण एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राजबीर क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज ए रिसोर्स, रिसोर्सेज किस किस टाइप के होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। इसके आगे आएगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, then we will learn about land resources and land use pattern in India. We will also see how a land degrades and how we can conserve it. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, जो कि आपके जिंदगी भर काम आने वाला है। आप लाइफ टाइम जो भी एग्जाम्स दोगे उनमें इस पे क्वेश्चंस बन के आते हैं, दैट इज सोइल एज ए रिसोर्स, जिसमें हम देखेंगे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है और इंडिया में कौन कौन से टाइप के सॉइल कहां कहां पाई जाती है, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि सॉइल का इरोजन कैसे होता है और क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ए रिसोर्स। रिसोर्स की एक डेफिनेशन दी गई है इस बुक में, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। मतलब ऐसी कोई चीज जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो और हमारी नीड्स को पूरा करने में यूजफुल हो, पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे उस रिसोर्स का हम यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, यूरेनियम आज के दिन एक रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, हम उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पर कुछ सालों पहले जब तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि हम यूरेनियम की एनर्जी को यूज कर सकें, तो यूरेनियम हमारे लिए किसी प्रकार का कोई रिसोर्स नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजेबल। ऐसा ना हो कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, उसके बाद उसको यूज करने में हम लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हो पर उसका फायदा हमें उतना ना मिल रहा हो, यानी वो इकोनॉमिकली फीजेबल ना हो तो वो रिसोर्स हमारे किसी काम का नहीं। थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, मीन्स जिस कंट्री में उस रिसोर्स का यूज हो रहा है उस कंट्री का कल्चर उस चीज को एक्सेप्ट करे, उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करे। अगर उस कंट्री का कल्चर उस रिसोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम उस रिसोर्स को यूज ही नहीं कर सकते। चलो अब देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है। सो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज को इन तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। इनको बेसिकली 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला बेसिस है ओरिजिन, मींस इन रिसोर्सेज का ओरिजिन कैसे हुआ है, ये रिसोर्सेज बने कैसे हैं, इस ओरिजिन बेस पे इन रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। अगर ओरिजिन का बेस पे क्लासिफिकेशन देखें तो रिसोर्सेज का 2 टाइप से ओरिजिन होता है, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, एक होता है एबायोटिक रिसोर्सेज। Biotic resources are obtained from biosphere. They have life like human beings, fisheries, plants, animals, etc. etc. Biotic resources वो resources होते हैं जो living things से बने हैं, for example coal and petroleum. Second type of resources are abiotic resources. Abiotic resources are those resources which are made of non-living things, for example metals or rocks. एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं, जैसे चट्टाने और कोई धातु वगैरह। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें हम 2 प्रकार के रिसोर्सेज देखते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are those resources which can be reproduced by physical, chemical or mechanical processes. For example, solar energy or wind energy या water, forest, wildlife, etc. 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 इनको reproduce किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत बड़ा जियोलॉजिकल टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। जितने भंडार ये अर्थ में है ये उतने ही रहने वाले हैं और हम जितना इनका यूज करते जाएंगे उतने रिसोर्सेज कम होते जाएंगे और इनको एक दिन खत्म होना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर भी इनको क्लासिफाई किया गया है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, वो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल फार्मलैंड, फार्मलैंड किसी किसान की
इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, इसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं किसी पॉन्ड का। किसी इंडिविजुअल ने अगर कोई पॉन्ड बनाया है और उसमें वो मछलियां पाल रहा है तो वो पॉन्ड उसका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। इसी में अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो सम रिसोर्सेज आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो उस इलाके में रहने वाली कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल पंचायत की जमीनें, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स, ये सब किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्क किसी इंडिविजुअल ने बनाया हो तो वो पार्क उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी, पर अगर वो कम्युनिटी का पार्क है तो वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप इज नेशनल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल उस कंट्री में पाए जाने वाले मिनरल्स, उस कंट्री के फॉरेस्ट, उस कंट्री के वाइल्ड लाइफ, उस कंट्री की लैंड। टेक्निकली सारे रिसोर्सेज कंट्री के होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, बट फिर भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज और नेशनल रिसोर्सेज। और किसी कंट्री की टेरिटोरियल लिमिट कितनी होती है? टेरिटोरियल लिमिट होती है समुद्र में उस कंट्री की सी शोर से 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनती है 22.2 किलोमीटर्स तक। यानी कि किसी कंट्री की टेरिटोरियल लिमिट्स उस कंट्री के सी शोर से 12 नॉटिकल माइल यानी 22.2 किलोमीटर्स तक उसकी लिमिट होती है। और इस दूरी में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे, कंट्री के सी शोर से 22 किलोमीटर तक जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, वो सारी उस कंट्री के नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होंगे। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसी कंट्री की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल के बाद जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। वहां पर कोई भी कंट्री जाकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेके उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। अब जो कंट्री की सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जो एरिया है, उस एरिया को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है जिसमें रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार उस कंट्री का होता है। नेक्स्ट बेसिस ऑन विच द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, इस बेस पर भी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट 3 टाइप के होते हैं। सम आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, सम आर डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड सम आर स्टॉक रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको ढूंढ तो लिया गया है पर उनका यूज अभी नहीं हुआ है उतना। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी का पोटेंशियल है। वहाँ पे विंड बहुत अच्छी चलती है और उस विंड से हम एनर्जी ले सकते हैं। तो विंड एनर्जी एक पोटेंशियल रिसोर्स है गुजरात और राजस्थान का, परंतु इस रिसोर्स को अब तक यूज इतना नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता चल चुकी है, जिनकी क्वालिटी हमको पता चल चुकी है, जिन पे पूरा सर्वे हो चुका है और जिनका इस्तेमाल भी हम करना शुरू कर चुके हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका पोटेंशियल तो है पर हम अब तक इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाए हैं। और डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो डेवलप्ड पूरी तरह से हो चुके हैं और जिनका इस्तेमाल भी हो चुका है। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन अंडर द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है भंडार। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी नीड्स को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं पर हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है कि हम उनको यूज़ कर सकें, इसलिए उन रिसोर्सेज को हम कहेंगे स्टॉक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं, ये प्रूव भी हो चुका है। और हाइड्रोजन पाया जाता है वाटर में। वाटर का फॉर्मूला है H2O। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, पर हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम वाटर से हाइड्रोजन को अलग करके उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकें। हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टॉक। अब जो ये रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा हमको एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए भी इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। पहले लोग ये मान के चलते थे कि जो ये रिसोर्सेज हैं ये नेचर ने हमें एज ए फ्री गिफ्ट दिए हैं, इसके कारण लोग इन रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने लग गए। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच अराइज्ड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। लोगों की ग्रीड के कारण, लोगों के लालच के कारण
इन रिसोर्सेज का डिप्लेशन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे रिसोर्सेज कम होने शुरू हो गए हैं, चाहे हम कोल को ले लें, चाहे पेट्रोलियम को ले लें, चाहे ग्राउंड वाटर के यूज को ले लें। सेकेंड प्रॉब्लम विच अराइज्ड इज एक्यूमुलेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनके पास ये रिसोर्सेज इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसके कारण सोसाइटी दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, हैव्स एंड हैव नोट्स। हैव्स वे लोग हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और हैव नोट्स वो लोग हैं जो इससे वंचित हो रहे हैं। And the third problem which is discussed in this chapter is it has led to global ecological crisis। जो वर्ल्ड की इकोलॉजी है उसके ऊपर खतरा पैदा हो गया है। हमने एयर को पोल्यूट कर दिया है, वाटर को पोल्यूट कर दिया है, जिसके कारण इन्वायरमेंट डिग्रेड होना शुरू हो गया है, बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इसी पेस से इस सो कॉल्ड डेवलपमेंट की तरफ चलते रहे तो हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेवलपमेंट का जो तरीका है ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम एनवायरमेंट को डैमेज ना करें, और ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि हम जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट के चक्कर में अपनी नीड्स तो पूरी किए जा रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो आने वाली जनरेशंस हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पीढ़ी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके खेतों में पानी दे रही है, ये अगली पीढ़ी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है। ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि आगे आने वाले 50-60 सालों में ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये ख़त्म होने की कगार पे होंगे। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। उस डेवलपमेंट को हम सस्टेन नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे ये बातें लोगों को समझ में आने लग गई, कंट्रीज को समझ में आने लग गई। तो वर्ल्ड के लीडर्स ने एक समिट बुलाई 1992 में। उस समिट को बोलते हैं अर्थ समिट। ये समिट बुलाई गई थी ब्राजील के शहर रियो डे जानेरो में। इस समिट का नाम अर्थ समिट भी है, रियो समिट भी है, और UNCED समिट भी बोलते हैं इसको। UNCED का मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 3 नाम है इस समिट के। 1992 की समिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है बच्चों। इस समिट में 100 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। दिस समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। जो ग्लोबल लेवल पे अर्जेंट प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई है एनवायरमेंट से रिलेटेड और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये समिट बुलाई गई थी। इस समिट में कुछ डिक्लेरेशन साइन किए गए थे। एक डिक्लेरेशन था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोब का क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि साल दर साल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस चीज को एज ए प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड में, और वर्ल्ड के लीडर्स ने डिक्लेरेशन साइन किया कि हम इस क्लाइमेट चेंज को होने से रोकेंगे। नेक्स्ट डिक्लेरेशन जो साइन हुआ वो था डिक्लेरेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फोना हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी स्पीसीज हैं, उनको खतरा होता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर खतरे के कगार पे हैं। इसको कहेंगे हम कि वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था। कहाँ? इस अर्थ समिट में 1992 में। ये कहाँ हुई थी? रियो में हुई थी। रियो कहाँ का शहर है? ब्राजील का। ठीक है। तीसरा जो डिक्लेरेशन एक साइन हुआ था वो था एंडोर्समेंट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा है, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है वर्ल्ड में लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, इसको रोका जाए। इसके लिए कुछ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए गए। ये प्रिंसिपल्स बनाए गए, इनको वर्ल्ड के सब कंट्रीज मानेंगे। नेक्स्ट जो चीज साइन की गई थी वो थी एडॉप्टेशन ऑफ एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या है? ये अपने काम की चीज है इस चैप्टर में।
इसको हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली इस वर्ल्ड समिट में, जो अर्थ समिट नाम है इसका रियो समिट नाम है, इसका UNCED समिट नाम है, इसमें ये एजेंडा 21 साइन किया गया था और बाकी भी कुछ डिक्लेरेशन साइन किए गए थे। इसमें कुछ डिक्लेरेशंस बाइंडिंग थे कंट्रीज पे, यानी कंट्रीज को मानने होंगे, और कुछ डिक्लेरेशन ऐसे थे जो नॉन बाइंडिंग थे, वो मानने की जरूरत नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, बट कंट्रीज को ये बोला गया था कि वो कोशिश करें कि अपने लेवल पे इन डिक्लेरेशंस को फॉलो किया जाए। अब आ जाते हैं एजेंडा 21 पे। एजेंडा 21 क्या है? इट वाज ए डिक्लेरेशन साइंड इन 1992। 1992 में डिक्लेरेशन साइन हुआ था। कहां पर? एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। इस UNCED का दूसरा नाम क्या है? अर्थ समिट भी बोलते हैं और रियो समिट भी बोलते हैं। इसका अभी एम क्या था वो इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एम्ड एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ग्लोबल लेवल पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना इसका एम था। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव किया जा सकता था? ये अचीव किया जा सकता था बाय कॉम्बैटिंग एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीजेज। जो इन्वायरमेंट का डैमेज हो रहा है इसको रोका जाए, जो वर्ल्ड में पॉवर्टी आ रही है इस इन्वायरमेंट डैमेज की वजह से उसको रोका जाए, और जो वर्ल्ड में नई नई डिसीजेज आ रही हैं इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से इसको रोका जाए। अगर इन 3 चीज़ों को हम रोक सकते हैं तो हम ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो ये था एजेंडा 21 जो साइन किया गया था 1992 में रियो समिट में, या फिर अर्थ समिट में, या फिर UNCED के समिट में। तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एजेंडा 21 किस से रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो अपनी नेक्स्ट सब हेडिंग है रिसोर्स प्लानिंग। अगर हमें रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज करना है तो रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। उन रीजन्स में एक रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और बाकी रिसोर्सेज हैं ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दीज 3 स्टेट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, इसमें वाटर रिसोर्सेज का अबेंडेंस है बट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के पास पोटेंशियल है सोलर एंड विंड एनर्जी का, लेकिन उसके पास वाटर रिसोर्सेज नहीं है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मात्रा में रिसोर्सेज हैं और अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो इंडिया में एक इनॉर्मस डाइवर्सिटी है इन रिसोर्सेज की। सो वी नीड ए बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग ताकि इन सब स्टेट्स की नीड्स को पूरा किया जा सके। और ये जो प्लानिंग है ये नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, रीजनल लेवल पे होनी चाहिए, यहाँ तक कि लोकल लेवल पे भी होनी चाहिए। हर लेवल पे अगर प्लानिंग होगी तो हर रिसोर्स का हम ऑप्टिमाइज्ड यूज कर सकते हैं, उसका हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट सब हेडिंग इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। स्टूडेंट्स, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें अलग अलग तरह की बॉडीज, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सो रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स नंबर 1, पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। कंट्री में जितनी जगह पे रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप है। उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी एक इन्वेंट्री बनाना, यानी एक लिस्ट बनाना कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? उसमें इन्वॉल्व होंगी सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। इट मीन्स एरियाज का सर्वे किया जाए, सर्वे की टीम जगह जगह पे जाएं और वहाँ पे सर्वे करें, देखें कि यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं और उनके प्रॉपर मैप्स बनाए जाएं और उनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाए कि कौन सी जगह पे कौन से रिसोर्स हैं और कितनी क्वांटिटी में। अगर हमें क्वांटिटी का पता चल जाता है तो फिर हम उस रिसोर्स का प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आइडेंटिफिकेशन के बाद आएगा वो आएगा इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, एक प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आपके पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या रोल अदा करेगा प्लानिंग में, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाएगी, लोगों में स्किल कैसे डेवलप किया जाएगा ताकि उस रिसोर्स को हम यूज कर सकें। थर्ड थिंग इज मैचिंग प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट्स अपने अपने प्लान बनाए जा रहे हैं और नेशन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान है उसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। कंट्री का जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है
उसको फोकस किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ स्टेट्स के अपने अपने जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो मैच करने चाहिए। तो ये 3 स्टेप हैं जो रिसोर्स प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वो ये चीज़ दिखाती है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने उन कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाया था जो कि रिसोर्स रिच थे। वो कंट्री रिसोर्सेज के मामले में रिच थे, पर उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। सो डेवलप्ड कंट्री ने धीरे धीरे उनके साथ व्यापार करना शुरू किया, उनके देश से कच्चे रिसोर्सेज को लेके जाते थे और अपना फाइनल प्रोडक्ट्स आके उन कंट्रीज़ में बेचते थे। ग्रेजुअली उन कंट्रीज़ ने उनको अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि अपने रिसोर्सेज को जो कंट्री कंट्रोल कर लेगा और अपनी प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग कर लेगा, वो कंट्री कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आ सकता। और इंडिया को अगर डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में जाना है तो हमें भी अपने रिसोर्स प्लानिंग पे फोकस करना पड़ेगा। Our next subheading is land resources. Students, we all know that land is a natural resource of utmost importance. It supports human life as well as wildlife, vegetation. Various type of economic activities are performed on land. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लैंड अलग अलग रिलीफ्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 43% ऑफ लैंड है वो प्लेन एरियाज में आता है। ठीक है, प्लेन एरियाज वो एरियाज होते हैं जो रिवर्स के किनारे होते हैं, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 30% जो एरिया है वो माउंटेन्स के अंडर आता है। माउंटेन एरियाज सपोर्ट रिवर्स, दे सपोर्ट टूरिज्म सेक्टर, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। नदियों के उद्गम स्थान होते हैं माउंटेन्स। ठीक है, ये टूरिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं। इकोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट मिलते हैं, इकोलॉजी की डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, सेम थिंग इज 27% जो एरिया है वो प्लेटू रीजन के अंडर आता है इंडिया में। ये प्लेटू रीजन किस लिए फेमस है? कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं यहाँ? या मिनरल्स पाए जाते हैं, या फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेन्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, माउंटेन्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, प्लेटू रीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। ये अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में लैंड के, ये अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि लैंड का वेरियस यूज क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। और साथ ही में हम देखेंगे कि इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है। लैंड रिसोर्सेज का हम इन तरीकों से यूटिलाइजेशन करते हैं। ऑन सम पार्ट ऑफ लैंड वी हैव फॉरेस्ट्स। उसके बाद कुछ लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, लैंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक तो बंजर ज़मीन है, बैरन लैंड है, और वेस्ट लैंड है। और कुछ ऐसी ज़मीन है जिस पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, रोड्स बनाई गई हैं, फैक्ट्रीज लगाई गई हैं। तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा जो लैंड है वो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। तीसरी कैटेगरी आती है, वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। मतलब वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल तो है पर आज तक अनकल्टिवेटेड रहा है। उसमें आएगा घास के मैदान, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रास लैंड, और कुछ ट्री क्रॉप्स लगाई जाती है उसके नीचे की ज़मीन। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो ट्री क्रॉप्स हैं, उसके नीचे जो भी खाली पड़ी ज़मीन है वो अनकल्टिवेटेड लैंड में काउंट होती है। और एक लैंड की कैटेगरी आती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो लैंड होता है जिस पर पिछले 5 सालों से किसी कारण से खेती नहीं हुई है। इसके बाद कुछ लैंड आता है फैलो लैंड की कैटेगरी में। फैलो लैंड का मतलब खाली पड़ी उपजाऊ ज़मीन। इसमें करंट फैलो है एक कैटेगरी। करंट फैलो है का मतलब है वो ज़मीन जो पिछले 1 साल या उससे कम टाइम से खाली पड़ी है। और अदर देन करंट फैलो लैंड वो होती है जो पिछले 1 से लेके 5 सालों तक अनकल्टिवेटेड रही है। अब आते हैं नेट स्वोन एरिया पर। नेट स्वोन एरिया ये क्या होता है? ये किसी कंट्री या स्टेट का वो टोटल एरिया है जिस पर किसी पर्टिकुलर ईयर में खेती की गई है, उसको बोलेंगे नेट स्वोन एरिया। अब देखते हैं इंडिया में लैंड यूज़ का पैटर्न क्या रहा है। किसी भी एरिया में लैंड का यूज़ कैसे हो रहा है ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर, वहाँ के सॉइल के टाइप पर, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी पर, वहाँ के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी पर, और वहाँ के कल्चर एंड ट्रेडिशंस पर। यहाँ पर 2 पाई चार्ट दिए गए हैं जो जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी को दिखा रहे हैं। एक डाटा है 1960-61 का और दूसरा डाटा है 2014-15 का। इसमें जो वॉयलेट कलर है यानी बैंगनी कलर है, इससे दिखाया गया है लैंड अंडर परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रास लैंड। परमानेंट पॉस्चर और ग्रेजिंग लैंड जो है वो ये वॉयलेट कलर दिखा रहा है, यानी ये वो ज़मीन है जिस पर कल्टीवेशन की जा सकती है पर आज तक की नहीं जा रही है। 1960 में ये लैंड था 4.1% कंट्री का और ये घटकर 2014-15 में हो गया है 3.3%।
3%, यानी कि काफ़ी सारा लैंड ऐसा है जिस पर इतने सालों में खेती करनी शुरू की जा चुकी है, पर कंट्री का 3.3% लैंड अभी भी इसी कैटेगरी में है, यानी ये उपजाऊ ज़मीन है और इसको खेती लायक बनाया जा सकता है। एक कैटेगरी है फॉरेस्ट एरिया की, जिसको ब्लू कलर में दिखाया गया है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया 1960-61 में था 18.11%, जो 2014-15 में बढ़कर 23.3% हो गया है। ये अच्छी बात है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। पर अभी भी जो अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, इसका एक टारगेट है 33%, कि ये फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए कंट्री के टोटल एरिया का। ये 33% से अभी भी काफ़ी पीछे है, अभी फ़िलहाल 23% है और इसको 33% तक हमके लेके जाना है। Our next subheading is land degradation and land conservation. Students, we all know that हमने ये लैंड अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पूर्वजों के साथ शेयर किया है। उन्होंने भी इस लैंड को यूज़ किया था, हम भी इसी लैंड को यूज़ कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन्स भी इसी लैंड को यूज़ करेंगी। हैंस ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस लैंड को हम डिग्रेड ना होने दें और इसका हम कंजर्वेशन करें ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी इसका यूज़ कर सकें। लैंड हमारी 95% नीड्स को पूरी करता है, बट ओवर द टाइम इसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता जा रहा है कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा। वो एक्टिविटीज़ क्या है देख लेते हैं। पहली एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट क्या करते थे? फॉरेस्ट लैंड की अपर सॉइल को पकड़ के रखते थे। ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, बट जब फॉरेस्ट को काट दिया जाता है तो विंड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा इसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे लैंड डिग्रेड होता चला जाता है। सेकेंड रीजन इज ओवर ग्रेजिंग। किसी लैंड पे बहुत ज़्यादा घास है, वो घास भी सॉइल को पकड़ के रखती है, पर अगर वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती है, पशुओं को ज़्यादा चराया जाता है, तो वो घास गायब हो जाती है और वहाँ पे सॉइल का इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम देखी गई है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। थर्ड रीज़न इज माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग में क्या होता है? माइनिंग में एक पर्टिकुलर लैंड पे माइनिंग की जाती है और वहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पर देखा यह गया है कि वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस लैंड को वैसा का वैसा छोड़ दिया गया है। उस लैंड पे पहले प्लांट्स होते थे, फॉरेस्ट होते थे, पर जब माइनिंग की जाती है तो उस लैंड के प्लांट्स और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर अगर उनको वापस रिस्टोर नहीं किया जाए तो वो पूरा पैच एक डिग्रेडेड लैंड कहलाएगा। ये प्रॉब्लम देखी गई है छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा एरिया में, ठीक है। ये मिनरल रिच स्टेट्स हैं। एक और रीज़न देखा गया है, वो है ओवर इरिगेशन। जब खेतों में, फील्ड्स में ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई की जाती है, तो क्या होता है, लोअर लेवल्स पे जो सॉल्ट है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है और अपर सॉइल पे सॉल्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि सॉल्ट है किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए नुकसानदायक है, तो ये ओवर इरिगेशन धीरे धीरे लैंड की फर्टिलिटी को ख़त्म करता है। तो ये तो एक्टिविटीज़ हो गई लैंड को डिग्रेड करने वाली। कुछ एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं जिनसे लैंड का कंजर्वेशन किया जा सकता है। लैंड को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले चाहिए एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को वापस रिजुविनेट करना। अगर फॉरेस्ट किसी इलाके में काटे गए हैं तो उस इलाके में फॉरेस्ट को वापस लगाना। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट। हमने देखा कि ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड हो रहा था, तो हम प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए हमें ग्रेजिंग का। नेक्स्ट इज प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? शेल्टर बेल्ट किसी एक फील्ड में, मान लो ये फील्ड है, तो इस फील्ड के चारों तरफ प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये क्या करेंगे? जब विंड आती है और अपर सॉइल को उड़ा के ले जाती है तो ये शेल्टर बेल्ट्स इस सॉइल को जाने नहीं देते, उस खेत की सॉइल उसी खेत में रह जाती है। तो शेल्टर बेल्ट्स अगर हम खेतों के चारों तरफ लगाएं तो लैंड को डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है, लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। हमने देखा कि माइनिंग एंड क्वेरिंग के कारण भी लैंड डिग्रेड हो रहा था, इसलिए अगर हम माइनिंग एक्टिविटीज को प्रॉपर कंट्रोल करें तो लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रीज से वेरियस टाइप के एफ्लुएंट्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आसपास के लैंड को खराब करते हैं। अगर वो रिवर्स में छोड़ दिए जाएंगे तो रिवर्स के किनारे जितने लैंड हैं उनमें अगर सिंचाई की जा रही है उस रिवर के पानी से तो वो लैंड भी डिग्रेड होता है। तो अगर हम प्रॉपर डिस्चार्ज करें, उसको पहले ट्रीट करें उस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को और उसको साफ करके उसके बाद उस पानी को डिस्चार्ज किया जाए तो लैंड को कंजर्व किया जा सकता है, लैंड को डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है।
Our next subheading is soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. कुछ सेंटीमीटर की सॉइल बनने के लिए हजारों लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। किसी सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो डिपेंड करती है उन फैक्टर्स पे जो उसके फॉर्मेशंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो देख लेते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पहला फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ का मतलब शेप ऑफ लैंड। सॉइल जिस एरिया में पाई जा रही है वहाँ के लैंड का शेप क्या है। अगर वो प्लेन एरिया है, नदियों के किनारे है, तो आपको काफ़ी मात्रा में वहाँ पे सॉइल मिलेगी। पर अगर आप माउंटेन एरिया में जाओ तो वहाँ पे सॉइल बहुत कम मात्रा में आपको मिलेगी, क्योंकि वो सॉइल धीरे धीरे खिसक के नीचे की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर इज पेरेंट रॉक। जैसी रॉक होगी उसी प्रॉपर्टी की सॉइल मिलेगी। जिस कलर की रॉक होगी उसी कलर की सॉइल मिलेगी। जिस प्रॉपर्टी की रॉक होगी, जो मिनरल्स रॉक में होंगे वही मिनरल्स आपको सॉइल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ द कंट्री और क्लाइमेट ऑफ द एरिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। उस सॉइल का कलर, उस सॉइल की प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी वहाँ के क्लाइमेट पे। नेक्स्ट इज वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं, ये सब भी फैक्टर होंगे सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे। नेक्स्ट इज टाइम। वी ऑल नो दैट 1-2 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे। नेक्स्ट इज वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर। नेचर के फोर्सेज लाइक टेम्परेचर। टेम्परेचर अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा तो वहाँ की सॉइल अलग होगी। अलग अलग जगह पे चलने वाले विंड्स, वहाँ के रेन्स, ये सब भी सॉइल के टेक्सचर, सॉइल का कलर, सॉइल की प्रॉपर्टीज, सॉइल की थिकनेस, इस सब को डिसाइड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए वर्ल्ड की सॉइल भी अलग अलग टाइप की है। नॉट ओनली वर्ल्ड, इंडिया में भी ये फैक्टर्स सेम नहीं होते हर जगह पे। हर रीजन में अलग अलग फैक्टर्स होंगे तो अलग अलग सॉइल्स भी मिलती है। तो इंडिया की सॉइल किस टाइप की है, उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, ये हम अभी देखेंगे। सो इंडियन सॉइल को भी इसके स्ट्रक्चर के, इसके टेक्सचर के, कलर के या फिर प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। इस क्लासिफिकेशन को इस मैप में दिखाया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल्स को इस मैप में ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो जो हम देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये पूरा इलाका है, ये जो लाइट ग्रीन के पैच में है, ये सब है एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, एलुवियल सॉइल्स इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल। सबसे ज़्यादा स्प्रेड इसी सॉइल का है इंडिया में। ठीक है, अगर पूछा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल्स। नेक्स्ट इज इट इज़ डिपॉजिटेड बाय 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स। 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया में। एक है इंडस रिवर जो जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाती है, बट उसके साथ उसकी सहायक नदियाँ भी हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि पंजाब वाले इलाके में एलुवियल सॉइल्स को डिपॉजिट करती हैं। ऐसे ही गंगा बेल्ट और ब्रह्मपुत्रा बेल्ट भी एलुवियल सॉइल्स के लिए फेमस है। इसके अलावा ये सॉइल राजस्थान और गुजरात में भी दिखाई दे रही है आपको, और गंगा, गोदावरी, कृष्णा रिवर्स के जो डेल्टा बनते हैं वहाँ भी यही सॉइल मिलती है। इस सॉइल को इसकी एज के अनुसार 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जो पुरानी एलुवियल सॉइल है उसको बोलते हैं बांगर। इसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, पुरानी मिट्टी को क्या बोलेंगे, बांगर मिट्टी बोलते हैं। इसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं, ये कम उपजाऊ होती है। और जो नई सॉइल है, जो नदियाँ अभी ताज़ा लेके आई हैं, नदियों के किनारे ज़्यादा मिलती है। जो बांगर है वो नदियों के किनारे से थोड़ा ज़्यादा दूर मिलेगी, और जो नदियों के किनारों के पास मिलेगी वो मिलेगी खादर मिट्टी। ये ज़्यादा उपजाऊ होती है, मोर फर्टाइल। ठीक है, वैसे तो ये एलुवियल सॉइल ही पूरी की पूरी फर्टाइल सॉइल है, बट इसमें भी अगर क्लासिफाई करें 2, तो बांगर कम फर्टाइल है और खादर जो नई मिट्टी है वो ज़्यादा फर्टाइल है। आप जो देखेंगे एलुवियल सॉइल्स का जो इलाका है वो पूरा सीरियल्स के लिए, पल्सिस के लिए, शुगर केन के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सॉइल वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सॉइल। सो क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। मैप में आप इंडिया के सेंटर पार्ट में देखिए, जो लाइट ब्लू कलर में दिखाई गई है वो मिट्टी है ब्लैक सॉइल। ये मिट्टी पाई जाती है डेक्कन प्लेटू में। इस मिट्टी के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज़ ब्लैक इन कलर, जैसा ये नाम बता रहा है वैसे ये काले रंग की मिट्टी होती है। इसका दूसरा नाम होता है रेगुड सॉइल, यानी रेगुड मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ आइडियल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है ये।
जो काली मिट्टी है इसमें कपास बहुत ज़्यादा उगती है। तो आपने जो ये एरिया देखा है, ये एरिया सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉटन प्रोड्यूस करता है। कॉटन को क्या चाहिए? कॉटन को चाहिए उसकी जड़ों को पानी मिले। पर जब कॉटन का फूल आ जाता है, जब कपास लगनी शुरू हो जाती है, तो बारिश नहीं होनी चाहिए, पर उस पौधे को तो पानी चाहिए। तो जो ये मिट्टी है, इट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इस मिट्टी में मॉइस्चर काफ़ी दिनों तक रहता है, तो ये कपास के पौधे को मॉइस्चर देती रहती है। तो उस सीजन में ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इट इज़ नॉन फॉर सेल्फ प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? जब किसान खेतों में हल चलाता है ना, उसको बोलते हैं प्लोइंग। जब किसान खेतों में हल चलाता है तो लाइन खिंच जाती है ना। इसी प्रकार से ये जो मिट्टी है, इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। जब ये मिट्टी गीली होती है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा कर लेती है, पर जब ये मिट्टी धीरे धीरे सूखती है तो ये अपने अंदर क्रैक्स डेवलप कर लेती है। उसको बोलते हैं प्लोइंग, सेल्फ प्लोइंग, अपने आप अपना प्लोइंग कर लेती है। ठीक है। नाउ इट इज फाउंड इन बसाल्ट रीजन। ये जो एरिया दिखाया गया है सेंटर एरिया वाला, ये डेक्कन प्लेटो वाला, ये बसाल्ट रीजन का एरिया है। बसाल्ट रॉक्स है यहाँ पे। ये जो रॉक्स हैं, जो लावा से बनी हुई हैं। तो ये जो इसकी पेरेंट रॉक है, बसाल्ट वाली रॉक्स हैं, इसी से ये ब्लैक सॉयल बनी है। ये रॉक्स ब्लैक कलर की हैं, तो ये ब्लैक कलर से ही ये सॉयल बनी है। इसका नाम पड़ा है ब्लैक सॉयल। प्रॉपर्टी याद है इसका? इसका दूसरा नाम हो गया रेगुर मिट्टी। और ये किसके लिए फेमस है? कपास के लिए। और अगर पूछ लीजिए विच सॉयल हैज कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर? ब्लैक सॉयल। ठीक है। सेल्फ फ्लोइंग कौन सी होती है? किसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं? ब्लैक सॉयल में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सॉयल। सो क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉयल। जो मैप में आपको रेड कलर से दिखाया गया है वो पूरी की पूरी रेड सॉयल है। ये जो रेड सॉयल है वो अग्नेय चट्टानों से बनती है। इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। इट डेवलप्स मेनली इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल का जो भी एरिया है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है, स्पेशली ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का जो ईस्टर्न पार्ट उधर वाला और सदर्न पार्ट, उस एरिया में आपको मिलेगी। वेस्टर्न साइड में तो आपको ब्लैक सॉयल है, और ईस्टर्न साइड में क्या है? ईस्टर्न साइड में है रेड सॉयल। और डेक्कन प्लेटू का जो सदर्न पार्ट है उसमें भी आपको रेड सॉयल देखने को मिल रही है। ये पूरा रेड पैच जो है वो रेड सॉयल का। आप नीचे तक चले जाइए, देखिए पूरा रेड सॉयल का है। आपको ये सॉयल उड़ीसा में भी देखने को मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाएगी, और वेस्टर्न घाट का जो थोड़ा सा जोन है यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल रही है। वेस्टर्न साइड में इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न किनारा है। इस साइड में भी आपको वेस्टर्न किनारे पे भी थोड़ी थोड़ी ये इग्नियस रॉक से बनी हुई लाल मिट्टी मिल जाएगी। इसका जो रेड कलर है, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फस रॉक्स। जो रेड कलर है इसका, वो इस मिट्टी में पाए जाने वाले आयरन के कारण है। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब इस मिट्टी का कलर येलो हो जाता है। यानी कि ये रेड एंड येलो सॉयल एक ही है। नॉर्मल टाइम में ये रेड सॉयल होती है, जब हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है, जब वो मिट्टी गीली हो जाती है, जब उसमें पानी की मात्रा आ जाती है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तब वो मिट्टी येलो कलर की हो जाती है। सो नेक्स्ट इज लेटराइट सॉयल। इस मैप में आप जो देख रहे हैं, केरला और कर्नाटका के वेस्ट साइड में जो हल्की पट्टी दिखाई दे रही है पतली पतली, ये लाइट पिंक कलर की, ये पूरी मिट्टी है लेटराइट सॉइल की। और तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में भी छोटा सा पैच है। उसके बाद उड़ीसा में भी एक छोटा सा पैच है। उसके बाद हम देखेंगे तो मेघालय में भी पैच है। ये सारी टुकड़ों में जो मिट्टी है, ये सारी मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। ठीक है। लेटराइट मिट्टी की क्या प्रॉपर्टी है? ये लेटराइट जो वर्ड बना है वो एक लैटिन वर्ड है, लेटर से बना है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ये मिट्टी पाई जाती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा होता है? जो दोनों ट्रॉपिक्स के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होता है, वो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इससे लगता हुआ होता है सब ट्रॉपिकल। हिंदी में बोलेंगे उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इस क्लाइमेट में मिट्टी पाई जाती है विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ये क्लाइमेट तो होना ही चाहिए, प्लस सीजन भी एक बार ड्राई आए एक बार वेट आए। ऐसा होगा तो ये मिट्टी यहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है। इट इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। बहुत ज्यादा बारिश होती है इस इलाके में, इसलिए इस हैवी रेन के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब इस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। ठीक है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक मिट्टी है और इसके पीएच स्केल 6 से भी कम रहता है। इट इज ह्यूमस रिच, और ये टी, कॉफी और कैश्यू नट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। स्पेशली कैश्यू नट पे सवाल आता है बहुत बार।
वेरियस एग्जाम्स में भी आता है और सीबीएसई भी इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकती है कि विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कैश्यू नट्स प्रोडक्शन, काजू के प्रोडक्शन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट सॉइल है, तो वो है लेटराइट सॉइल। तो आपने देख लिया है लेटरल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाएगी। ये सारे के सारे हिली एरियाज हैं, कर्नाटका का, केरला का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का भी कुछ हिली एरियाज है, साथ में मेघालय का। ये सारा का सारा जो लाइट पिंक कलर में दिखाया गया है ये सारे के सारे लेटराइट सॉइल है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे हिली एरियाज भी है। इसके अलावा 2 प्रकार की मिट्टियाँ और हैं, एक एरिड सॉइल, एक फॉरेस्ट सॉइल। एरिड सॉइल आपको राजस्थान इलाके में मिलेगी। इसका टेक्सचर सैंडी होता है और ये सलाइन इन नेचर होती है, मीन्स ये सॉल्टी होती है। इसका रेडिश और ब्राउनिश थोड़ा सा कलर होता है। आपने देखा होगा रेगिस्तान का जो भी मिट्टी है वो बालू मिट्टी जो बोलते हैं इसको, एरिड सॉइल को। इस मिट्टी के जब आप लोअर होरिजिन्स में जाओगे यानी डीप खोद के देखोगे तो इसमें मिलेंगे आपको कंकर, जो कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है उनमें। अगर इस मिट्टी को प्रॉपर इरिगेशन मिले तो ये मिट्टी में कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो सकता है। ये हमने राजस्थान में देखा, पहले राजस्थान में इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी तो वहाँ पे उतने ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं होता था क्रॉप्स का। पर जब वहाँ से इंदिरा गांधी नहर और ये बाकी कैनाल्स आए, कैनाल सिस्टम्स वहाँ पे मजबूत किया गया तो उसके बाद राजस्थान में भी अच्छे खासी क्रॉप्स कल्टीवेट होने लगी हैं। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट सॉइल्स। ये सॉइल हिली एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पे सफिशिएंट रेन होती है और वो रेन फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ। सो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। अब देख लेते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन, द डीन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जो सॉइल कवर है, सॉइल की जो ऊपरी परत है किसी भी ज़मीन के ऊपर, किसी भी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर, उसको डीन्यूडेशन करना, उसके ऊपर जो प्लांटेशन है या फॉरेस्ट है उसको हटा देना। और उसके बाद क्या होगा? सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, और उसके बाद वो मिट्टी वहाँ से वॉश डाउन हो जाती है, उसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल का इरोजन हो रहा है। ये किस किस तरह से हो सकती है? इसके वेरियस टाइप्स क्या हैं? एक होता है विंड इरोजन, विंड ज़्यादा चले और मिट्टी अगर हल्की हो तो विंड ऊपरी परत को उड़ा के ले जाती है। सेकंड इज सीट इरोजन। सीट इरोजन होता है वाटर की वजह से। किसी पहाड़ी के ऊपर अगर वाटर पूरा एक साथ एक शीट की तरह, बेड शीट की तरह नीचे आ रहा है और पूरी मिट्टी को नीचे लेते हुए आ जाता है तो इसको बोलते हैं सीट इरोजन। नेक्स्ट इज गली इरोजन। गली इरोजन भी वाटर की वजह से होता है। जब बारिश होती है तो पानी पतले पतले चैनल्स के थ्रू गुजरता है और ये चैनल धीरे धीरे बड़े होते हैं और उसको बोलते हैं गलीज। ये गलीज धीरे धीरे चौड़ी होती जाती हैं और इन गलीज के थ्रू पूरी मिट्टी पहाड़ से नीचे आ जाती है। आप देखो एक चैनल के थ्रू पूरी मिट्टी बह के नीचे आती है, उसको बोलते हैं गली इरोजन। और सीट इरोजन क्या है? सीट में पूरी की पूरी सीट की तरह, बेड शीट की तरह एक वाइप आउट होकर पूरी मिट्टी बाहर आती है। ठीक है। जब ये विंड इरोजन हो जाता है उस मिट्टी को, यानी उस लैंड को बोलेंगे बैड लैंड एरिया। वो एरिया बैड इन फर्टिलिटी हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। अब ये होता तो विंड की वजह से और वाटर की वजह से है, पर इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन है डीन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर। सॉइल कवर को डीन्यूड करना, वहाँ के प्लांटेशन को हटाए जाते हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब पूरे फॉरेस्ट को साफ कर दिया जाता है, इसलिए सॉइल कवर हल्का हो जाता है और सॉइल पूरी निकल जाती है। डिफोरेस्टेशन एक रीजन है। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग एक रीजन है। हमने देखा घास में अगर ज़्यादा पशुओं को छोड़ा जाता है तो घास खत्म हो जाती है वहाँ की और सॉइल को ढीला कर देती है। नेक्स्ट रीजन जो हमने देखा था वो था माइनिंग के कारण जो पूरा एरिया है वहाँ के प्लांट्स, फॉरेस्ट सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण सॉइल ओपन हो जाती है। सॉइल जब ओपन हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम जब भी विंड या वाटर आएगा उस सॉइल को बहा के ले जाएगा, उसको बोलेंगे पूरे सॉइल इरोजन। तो इस सॉइल इरोजन को बचाने को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को अगर हम बचाते हैं, सॉइल को कंजर्व करते हैं तो उसको नाम दिया गया है सॉइल कंजर्वेशन। इस सॉइल कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स हैं? नंबर 1 है शेल्टर बेल्ट। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि एक फील्ड के चारों तरफ पौधे लगाए जाते हैं ताकि उस फील्ड में विंड इरोजन ना हो। विंड अगर उस सॉइल को उड़ा के ले जा रही है तो वो शेल्टर बेल्ट की वजह से वो मिट्टी उसी खेत में रह जाएगी। नेक्स्ट है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग का मतलब हल चलाना। ठीक है। कंटूर प्लोइंग होता है हिली एरियाज में। मैं दिखाता हूं डायग्राम के थ्रू। मान लो कि ये एक हिल है। ठीक है। इस हिल में अगर आप ऐसे प्लोइंग करोगे, ऐसे हल चला रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होगा? आप वाटर को ये गली खुद बना के दे रहे हो। इट मीन्स ये पतली चैनल्स आप खुद बना के दे रहे हो। जब भी बारिश आएगी इन चैनल्स के थ्रू पानी नीचे आएगा। इन चैनल्स के थ्रू पानी नीचे आएगा तो इस पानी की स्पीड के कारण ये चैनल्स चौड़े होते जाएंगे। जब ये चैनल्स चौड़े होते जाएंगे तो ये सारी की सारी मिट्टी
बहा के सब इस चैनल्स के थ्रू आसानी से नीचे आ जाएगी। तो हिली एरियाज में रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसे ना प्लोइंग करें, ठीक है। आप हल को ऊपर से नीचे ना चलाएं या नीचे से ऊपर ना चलाएं, बल्कि हल चलाने का तरीका वहां क्या होगा, वहां होगा कंटूर टू कंटूर। ये आप ऐसे चलाएं वहां पे हल, तो आप वो गलियां नहीं बना के दे रहे एटलीस्ट, ठीक है। इस मेथड से सॉइल इरोजन कम होगा। इसको बोलते हैं कंटूर प्लोइंग। कंटूर क्या होता है? कंटूर्स आर द इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स ऑन ए हिल विच आर एट इक्वल हाइट। मतलब कंटूर्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि उन पॉइंट्स को जोड़ती हैं जो एक ही हाइट पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हिल है, ठीक है, ये बेस है इस हिल के लिए, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ है ए, इसकी हाइट है 50 मीटर। दूसरा पॉइंट ये है बी, इसकी हाइट भी है 50 मीटर। तीसरा पॉइंट थोड़ा ऊपर है, इसकी हाइट है 75 मीटर सी। चौथा पॉइंट है ये डी, इसकी हाइट है 100 मीटर। और पांचवा पॉइंट है ई, इसकी हाइट है 50 मीटर। तो वो इमेजिनरी लाइन जो एक ही हाइट के सारे पॉइंट्स को जोड़े, यानी पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर ई, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़े। और इनके बीच में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो 50 मीटर्स के हाइट पे हैं। इस हिल के चारों तरफ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो 50 मीटर्स की हाइट पे हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन जो ऐसे सारे पॉइंट्स को जोड़ेगी उसको बोलेंगे कंटूर, ठीक है। ऐसी ही लाइन एक ऊपर भी मिलेगी 75 मीटर की हाइट पे भी, और ऐसी लाइन 100 मीटर हाइट पे भी मिलेगी। यानी दो कंटूर्स के बीच में जो गैप होता है वो मैप टू मैप वेरी करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो हो गई कंटूर, दूसरी लाइन ये हो गई कंटूर, एक कंटूर ये हो गई, एक कंटूर ये हो गई। तो आपको जो प्लोइंग करनी है वो इस कंटूर के ऊपर ऊपर प्लोइंग करनी है। आपका हल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरिस फार्मिंग। ये टेरिस फार्मिंग भी हिली एरियाज में देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक हिल है ये, तो इस हिल में कुछ पार्ट ऐसा होगा जो ग्राउंड के पैरेलल होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ पार्ट और मिलेगा जो ग्राउंड के पैरेलल होगा, कुछ पार्ट और होगा जो ग्राउंड के पैरेलल होगा। इसके बीच का जो पार्ट है उसमें जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप होगा, तो यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती। अगर आप फार्मिंग करो भी गए और इस मिट्टी को आपने ख़राब किया फार्मिंग के चक्कर में या फिर प्लोइंग करने के लिए, तो ये मिट्टी जैसे ही बारिश आएगी तो ये मिट्टी नीचे आ जाएगी। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि इस एरिया में आप फार्मिंग मत करो, आप फार्मिंग करो इस एरिया में जो ग्राउंड के पैरेलल है। तो यानी ये टेरिस टाइप का स्ट्रक्चर है, छतनुमा एक स्ट्रक्चर है। तो इन टेरिसेस पे खेती की जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में चाय के बागान होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टेरिस फार्मिंग। इस टेरिस के आप इधर बोल्डर्स लगा सकते हो, बड़े बड़े पत्थर लगा सकते हो ताकि बारिश आए तो ये मिट्टी बह के नीचे की तरफ ना जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं टेरिस फार्मिंग। वन मोर मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? आप एक फील्ड को वेरियस स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, पट्टियां बना लो और एक पट्टी में आप खेती करो, एक पट्टी को आप खाली छोड़ो। एक पट्टी में खेती करो, एक पट्टी में खाली छोड़ो, एक पट्टी में खेती करो, एक पट्टी में खाली छोड़ो, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रॉप थोड़ी सी ग्रो होगी उसके बाद आप इसमें क्रॉप ग्रो करनी शुरू करो, ठीक है। ये थोड़ी सी ग्रो होगी तो इसमें आप क्रॉप ग्रो करनी शुरू करोगे। तो एक तरह से आपकी जब एक पट्टी खाली होगी तो दूसरी पट्टी में आपके क्रॉप जरूर मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आपकी जो स्ट्रिप्स बनी रहेंगी, खेत जो हैं वो स्ट्रिप्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो आपकी जो सॉइल है वो उड़ के नहीं जाएगी कहीं भी या बह के नहीं जाएगी, क्योंकि इस सेक्शन के जिस सॉइल का इरोजन हो रहा होगा वो इस पट्टे के कारण प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। फील्ड्स को स्ट्रिप में डिवाइड कर लेना और फिर उसमें क्रॉपिंग करना। तो ये थे सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स। तो इस चैप्टर में इतना ही है। होप आपको समझ में आया होगा। मैं जल्दी ही इस बुक के चैप्टर 2 पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले और चैनल को भी सपोर्ट मिले। तो वेट कीजिए चैप्टर 2 की वीडियो का। तब तक इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए या फिर डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।